Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। क्या खबर सुनाई जाए आपको, एक छापे की, एक आंदोलन की, या फिर हाईकोर्ट से आए एक फैसले की? खबर सारी सुनाएंगे आपको, हमें लगता है। लेकिन सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो के जरिए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद, आप जानते होंगे। दिल्ली एनसीआर का ज़िला, दिल्ली बॉर्डर से सटा हुआ। इंदिरापुरम एक इलाका है, यहाँ पर है एक एलिवेटेड रोड। ये वीडियो इसी रोड का है। रात के करीब 9:30-10 बज रहे थे। तारीख 21 फरवरी। पुलिस को जानकारी मिली एक i20 कार रैश ड्राइविंग करते हुए जा रही है। पुलिस ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने रिवर्स गियर में गाड़ी भगा दी। आप समझिए, रिवर्स गियर में गाड़ी ठीक ठाक स्पीड में भागती है, और ये थोड़ी बहुत दूर नहीं कि हम लोग धीरे धीरे बैक कर रहे हैं, पीछे भी देख ले रहे हैं, शीशे में भी देख ले रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है तो कैमरे में देख ले। भाई 2 किलोमीटर तक पीछे रिवर्स गियर में गाड़ी भगाता रहा, और न सिर्फ गाड़ी भगाया बल्कि सामने पुलिस की गाड़ी जो पीछा करे तो उसको चकमा देकर फरार भी हो गया। पुलिस इस डर से गाड़ी अपना स्लो कर लेती कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी की जान न चली जाए। गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन के डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि एलिवेटेड रोड के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार वाले की तलाश की जा रही है। ऐसी हरकतों से उनको बचना चाहिए। सड़क पर एक भी गलती, लापरवाही आपकी या दूसरे की जान खतरे में डाल सकती है। ये बात पुलिस की तरफ से कही गई, ये बात हम भी कहते हैं। लेकिन जो भाई साहब इस तरीके से गाड़ी भगा रहे थे और भगा करके भागे हैं रिवर्स गियर में, वो शायद पुलिस वालों के लिए जो न्यूज़ आती है वो देखते नहीं हैं, और ख़ासकर यूपी पुलिस की न्यूज़ तो कतई नहीं देखते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ती है पुलिस तो अंग्रेजी का 8 बना देती है। ठीक बात है। अब शुरू करते हैं आज का दी ललन टॉप शो। नमस्ते, हमारा नाम अभिनव पांडे है। विधायक जी कहते हैं लोग, पता नहीं क्यों, खासकर सौरभ जी। आज के शो में हम बात करेंगे एक छापे की, एक आंदोलन की और एक बदले हुए फैसले की, जैसा कि हमने शुरू में बताया। शुरू करते हैं किसानों के मुद्दे से, जिसने दिल्ली कूच का प्लान 2 दिन के लिए टाल दिया है। जो आंदोलन चल रहा है हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर। आज हम आपको किसानों के अगले प्लान के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात उस बॉर्डर की जो शंभू बॉर्डर की तरह ही किसान आंदोलन का एक केंद्र बना हुआ, और खास करके कल खबरों में आया तब जब एक किसान 21 साल के एक लड़के की मौत हो जाती है। आरोप लगता है कि पुलिस फायरिंग में उनकी जान गई। परिवार सदमे में, और एक दूसरे की तरफ पंजाब और हरियाणा का आक्षेप लगना शुरू हो जाता है। तो खनौरी बॉर्डर को समझने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो का तिया पाचा समझना होगा। ये खनौरी बॉर्डर है, पंजाब और हरियाणा को आपस में जोड़ता है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के तहत 21 फरवरी की दोपहर यहाँ किसान डटे हुए थे। आज तक के संवाददाता अनमोल बाली भी ग्राउंड पर मौजूद थे। इस बीच आज तक के कैमरे पर पराली के ढेर जलाने का वीडियो रिकॉर्ड हुआ। एक तरफ पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही थी, दूसरी ओर से किसान पराली जला रहे थे। इस बीच किसानों ने अनमोल बाली को कैमरे पर इस घटना को रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। बोला आप इसको मत रिकॉर्ड करो, कैमरा बंद करने के लिए कहा। एक तरीके से आप कहेंगे धमकाया, जो भी था। इन घटनाओं के बीच कल आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। 21 फरवरी की शाम करीब 6 बजे हरियाणा पुलिस के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट आया। पुलिस ने आरोप लगाया कि दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस का चारों तरफ से घेराव किया। पथराव के साथ लाठी गड़ासे का इस्तेमाल करते हुए पुलिस कर्मियों पर हमला किया। लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील है। आरोप दूसरे पक्ष से भी आए। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर हरियाणा पुलिस पर के जवानों पर पंजाब की सीमा में आकर किसानों के ट्रैक्टरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ का आरोप लगाते हैं। 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर असल में क्या हुआ था? क्या किसानों ने पराली के ढेर में लाल मिर्च डालकर पुलिस का घेराव किया था? ग्राउंड पर मौजूद साथी पत्रकार इस बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, आपको सुनना चाहिए।
कल 21 फरवरी को किसानों ने फिर अपनी दिल्ली कूच को शुरू किया था, जिसके बाद देखा गया था कि खनौरी बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है, हरियाणा के जींद को पटियाला से जोड़ता है, वहां जो हालात थे संवेदनशील हो गए थे। उसी बीच जो किसान थे उनको रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया। उसी टीयर गैस का जवाब देते हुए किसानों ने भी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पराली जलाना शुरू कर दिया और जो हवा का रुख था वो हरियाणा की तरफ था और सीधा सीधा जो धुआं था हरियाणा पुलिस के लिए, RAF जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं उनके लिए जी का जंजाल बन गया, मुसीबत बन गया। मैं आपको विजुअल्स के जरिए दिखाना चाहूंगा मेरे पीछे। आज फिर यहाँ किसानों ने पराली को जलाया था। कल वहां देखा गया कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा विजुअल्स के जरिए कि इस समय मैं खनौरी बॉर्डर के एकदम पास खड़ा हूं। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर कैसे वहां से पराली उठाई जाती है, यहाँ उसको किसान लाते हैं और फिर उसको जलाते हैं। आज भी यहाँ कुछ पराली जलाई गई। वहीं विजुअल्स के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ पराली के जो बंडल हैं वहीं पड़े हैं। तो कल भी वहां से पीछे से पराली को उठाकर लाया गया, वहां रखा गया, जलाया गया, जिसका जो धुआं था हरियाणा पुलिस के लिए मुसीबत बन गया। जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया। हरियाणा पुलिस पर यह किसानों ने आरोप लगाया कि वो उनकी टेरिटरी में आए और तोड़फोड़ की। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस का यह भी आरोप है कि पराली के साथ जो है मिर्ची को भी आग लगाई गई, जो कि उनके लिए जो धुआं है और मुसीबत बन सके। किसानों ने पराली तो जलाई, लेकिन उसमें लाल मिर्च डाली या नहीं डाली अभी साफ नहीं हो सका है। फिलहाल आरोपों के इस मैराथन में एक मामला तब जुड़ा जब पंजाब सरकार और किसानों ने आरोप लगाया कि खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के टकराव में एक युवा किसान शुक्करण सिंह की मौत हो गई। आंदोलन में एक किसान की मौत विरोध में भारतीय किसान यूनियन चडूनी जो है उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने जो ऐलान किया वो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि शुक्करण की मौत को लेकर के पंजाब और खास करके किसानों में इस बात का बड़ा रोष है। हरियाणा पुलिस पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। हरियाणा पुलिस बार बार ये कहती रही कि कोई जान नहीं गई है, ट्वीट करके जान जाने की बात को अफवाह बताया, लेकिन जब प्रत्यक्ष एक शव सामने था तो उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं थी। सुनिए किसान नेताओं ने क्या आरोप लगाए। एक लड़के को खनौरी बॉर्डर पे गोली लग गई है और उस लड़के की डेथ हो गई है और भी शायद कुछ लोगों को गोलियां लगी हैं। तो पूरी बात तो अभी तक जो है वो क्या हुआ है वहां वो डिटेल नहीं है, लेकिन एक लड़के की जो डेथ हो गई है। इसलिए अभी हमारी जूम मीटिंग हुई थी और फैसला लिया है कि कल जो है वो पुतला फूकने का प्रोग्राम रद्द करके कल का 2 घंटे का रोड जाम का प्रोग्राम है और सभी जिले अपनी अपनी जगह पे एक एक जगह जिले में रोड जाम करेंगे 2 घंटे के लिए, 12 बजे से 2 बजे तक। गुरनाम सिंह चडूनी ने 21 फरवरी को जो कहा आज उसका असर भी दिखा। हरियाणा के कई हिस्सों में किसान संगठनों ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। शुक्करण सिंह की मौत पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा सरकार को घेर रही है। ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट लिखा, ट्वीट करके कहा कि पंजाब के नौजवान शुक्करण की मौत बेहद दुखदाई है। क्या इस दिन के लिए हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? ये एक दिन अपने ही देश में हमारे द्वारा चुनी हुई सरकारें हमारे ही बेटों को अंग्रेज़ों की तरह शहीद कर देंगी। हम पूरी तरह शुक्करण के साथ हैं और उनके कातिलों को कड़ी सज़ा दिलाएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप जानते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहाँ जो किसान जिसकी मौत हुई है उसके लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल किया है। जो किसान प्रदर्शन करते हैं आमतौर पर अपने साथियों के लिए करते हैं, तो उसी शब्द को यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने भी इस्तेमाल किया, तो अपनी सक्रियता दिखाई। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने भी इस मसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा, खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुक्करण सिंह की फायरिंग में मौत की खबर हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। पिछली बार 700 से अधिक किसानों का बलिदान लेकर ही माना था मोदी का अहंकार, अब वो फिर से उनकी जान का दुश्मन बन गया है। ये आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, सुनना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है किसी की अगर कैजुअलिटी हुई है, परंतु इसका जिम्मेवार भगवंत मान को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। जिस प्रकार की घटिया राजनीति और जिस प्रकार का उन्होंने ये आक्षेप लगाया, आरोप लगाया है, तो अपने गिरेबान में झांक करके देखें। भगवंत मान साहब को ये भी देखना चाहिए कि मैंने किसानों के लिए क्या किया है।
किसानों की क्या दुर्दशा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच भगवंत मान जो पंजाब के सीएम हैं, इस मामले पर जांच और एफआईआर करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस पर मुकदमा चलाएंगे, जबकि शिरोमणि अकाली दल शुभकरण सिंह के मौत के मामले में पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही। पंजाब सरकार का कहना है कि खनौरी बॉर्डर पर हुई फायरिंग में शुभकरण सिंह की मौत हुई। दूसरी ओर हरियाणा पुलिस ने किसान आंदोलन में किसी भी किसान की मौत की खबर को अफवाह बताया था ट्वीट करके। 21 फरवरी को ही हरियाणा पुलिस की ओर से एक बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया अभी तक किसी भी प्राप्त जानकारी के अनुसार आज किसान आंदोलन में किसी भी किसान की मृत्यु नहीं हुई, ये मात्र एक अफवाह है। दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर 2 पुलिसकर्मियों तथा 1 प्रदर्शनकारी के घायल होने की सूचना है, जो उपचाराधीन है। जिस बात को हरियाणा पुलिस अफवाह बता रही थी, शाम तक वो बात सच हो गई, क्योंकि एक किसान की मौत हुई थी। उसकी तस्वीर भी हम तक आई, जो हम आपको नहीं दिखा सकते। यूट्यूब की गाइडलाइन और एक मानवीय मूल्यों को समझते हुए शुभकरण के सिर में पिछले हिस्से में चोट लगी थी, जिसके वीडियो लोगों ने व्हाट्सएप पर देखे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक फिर ये कहा गया कि शुभकरण सिंह किसानों और पुलिस के बीच हो रहे गतिरोध की जगह से करीब 500 गज पहले खेतों में खड़े थे, तभी अचानक शुभ को गोली लगी, वो गिर गए। इसके बाद शुभ को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। बाद में उन्हें पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल रेफर किया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कौन सी गोली लगी, क्या वो पुलिस ने वहां पर बुलेट फायर की थी, क्या असली गोली चलाई गई, ये सारे सवाल शुभकरण की मौत के बाद जन्म ले चुके हैं। बीबीसी पंजाबी संवाददाता गगनदीप सिंह को मिली जानकारी के मुताबिक शुभकरण सिंह बठिंडा जिले के बालोन गांव के रहने वाले थे और अपने परिवार में कमाने वाले इकलौते शख्स थे। उनके परिवार के पास मात्र 2 एकड़ ज़मीन थी। वो लीज पर 15 एकड़ ज़मीन लेकर खुद खेती कर रहे थे। शुभकरण की मां 15 साल पहले गुजर गई थी। वो अपने पीछे 2 बहनों और एक दादी को छोड़ गए। एक 21-22 साल का नौजवान, उसको चोट लगती है सिर पर। कौन सी गोली लगी, रबर बुलेट थी, असली बुलेट थी, ये अभी तक विवाद और जांच का विषय है। चूँकि हम वहाँ मौके पर मौजूद नहीं थे और वो साक्ष्य हमारे पास नहीं है कि हम बता सकें कि कौन सी बुलेट है, लेकिन जान तो गई है, बुलेट कोई भी हो। सवाल है कि आखिर उस जान का जिम्मेदार कौन है? कौन है जो एक 21-22 साल के नौजवान की जान जाने की जिम्मेदारी लेगा? आखिर एक परिवार तो उजड़ा है और इसकी जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। इन जानकारियों के साथ ये वीडियो भी देख लीजिए। ये शुभकरण का घर है। गमगीन आंखें और रोने बिलखने की आवाज़ों से ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस घर का कोई अपना सदस्य चला गया है। ये तस्वीरें सरकारों को देखनी चाहिए, ताकि शुभकरण की मौत पर हो रही राजनीति से इतर ध्यान उसकी मौत की जिम्मेदारी तक भी चली जाए। फिलहाल किसानों का दिल्ली कूच 22 और 23 फरवरी के लिए रुक गया है। 24 को फिर से दिल्ली कूच कर सकते हैं। इस बीच सरकार का कहना है कि हम बातचीत से ही हल निकालने की कोशिश करेंगे। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। मैं दोबारा किसान नेताओं से चर्चा के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। हमें शांति बनाए रखना ज़रूरी है, ये केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से कहा गया। इस बीच सरकार ने किसानों से जुड़े 2 फैसले लिए हैं। पहला, केंद्र के लेवल पे हुआ फैसला ये कि गन्ना खरीद की कीमत पर 8% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। 21 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में गन्ना खरीद 315 रुपये प्रति कुंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति कुंटल करने का फैसला किया गया है, यानी गन्ने की कीमत में 25 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है। दूसरा फैसला उत्तर प्रदेश में हुआ है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आंदोलनरत किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में मेरठ मंडल के मंडलायुक्त और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के जिलाधिकारी को भी सदस्य बनाया गया है। ये कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट शासन को देगी।
पिछले दिनों से नोएडा के आसपास के किसान भी आंदोलनरत थे। उनकी कुछ समस्याएं हैं, कुछ मांगे हैं नोएडा अथॉरिटी से, एनटीपीसी से लेकर के, और अब मसला योगी आदित्यनाथ सीएम के पास पहुंचा तो सीएम ने यह आदेश दिया है। बड़ी खबर के बाद अब बात दिन की सुर्खियों की। सुर्खी में जो सबसे बड़ी सुर्खी है वो एक छापे से शुरू होती है। छापा किस पर पड़ा? सतपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल रहे जम्मू कश्मीर के, उन पर। लेकिन उस छापे की पूरी कहानी को समझने के लिए एक पाठशाला छोटी सी आपको देनी होगी पनबिजली की। जैसे जैसे बिजली की ज़रूरतें बढ़ गई, इंसान अलग अलग संसाधन ढूंढता गया। अब इस कहानी से सतपाल मलिक का क्या ताल्लुक है वो भी आपको धीरे से समझ में आ जाएगा। जब बिजली बनने की बारी आई तो कोयला, गैस, फिर पानी, इन सब स्रोतों से एक जैसी बिजली बनने की तैयारी हुई, जिससे पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाया जा सके, धीरे धीरे बड़े स्तर पर बिजली बनाई जा सके। पानी से बनी बिजली को कहते हैं पन बिजली। इसके लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं और फिर पानी को रोककर तेजी से छोड़ा जाता है, जिससे चलने वाली टरबाइन बिजली पैदा करती है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ नाम के ज़िले में चिनाब नदी है। चिनाब नदी पे कई सारे गाने भी बने, आपने सुने होंगे, वही चिनाब नदी। 2018 में तय हुआ कि इस नदी पर एक पनबिजली प्रोजेक्ट लगेगा, कीरू पनबिजली परियोजना, अंग्रेजी में कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। 2018 में ये प्रोजेक्ट पास हुआ। 2019 में आर्थिक मामलों की कमेटी यानी CCEA ने इस कंपनी को निर्माण में निवेश की मंजूरी दे दी। ये कंपनी थी मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इस प्रोजेक्ट से बिजली बननी थी 600 मेगावाट से ज़्यादा, लेकिन फिलहाल इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ने करंट दौड़ा दिया। कैसा? राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि इस परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर लगे और उसी सिलसिले में छापा पड़ा दिल्ली स्थित उनके आवास पर। 22 फरवरी की सुबह CBI की टीम उनके घर पहुंच गई। इंडिया टुडे के मुनीश पांडे के इनपुट्स के मुताबिक CBI कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए आवंटित 2200 करोड़ के कथित भ्रष्टाचार केस में राज्य के पूर्व राज्यपाल की भूमिका पर जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने मलिक के दिल्ली, गुरुग्राम और बागपत स्थित आवास और दफ्तर की तलाशी ली। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 30 ठिकानों पर छापा मारा गया। सतपाल मलिक 23 अगस्त 2018 से लेकर 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। तब जम्मू कश्मीर राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी नहीं हुआ था। पद से हटने के बाद मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में आरोप लगाए थे कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें एक प्रोजेक्ट से जुड़ी 2 फाइल पर दस्तखत करने के लिए 300 करोड़ रुपए की मोटी रकम की रिश्वत पेश की गई, जिसे उन्होंने नकार दिया। मलिक का कहना था कि इसमें से एक फाइल बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की गठबंधन की सरकार में मंत्री रहे एक नेता से जुड़ी थी और इस फाइल में देश के बड़े बिजनेसमैन से जुड़ी थी। इन आरोपों के आधार पर CBI ने अप्रैल 2022 में 2 मुकदमे दर्ज किए। यानी जो मुकदमा दर्ज हुआ उसकी शुरुआत सतपाल मलिक के बयान से ही होती है। 14 जगह पर छापे मारे गए। इन 2 मामलों में अनिल अंबानी की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी RGIC और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स पावर लिमिटेड CVPPL के अधिकारियों समेत अन्य पर मामला दर्ज किया गया था। 23 मार्च 2022 को जम्मू कश्मीर के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद उस्मान खान ने CBI को जांच करने के लिए एक पत्र लिखा। 2 केस दर्ज हुए थे। पहला केस एक निजी कंपनी को जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने में लगभग 60 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। दूसरा आरोप कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2200 करोड़ का ठेका एक निजी फर्म को देने में भ्रष्टाचार का आरोप। ये 2 मामले हैं। जो FIR दर्ज हुई उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो और बिजली विभाग ने जांच की। आरोप लगे प्रोजेक्ट से जुड़े सिविल वर्क का ठेका देने के समय टेंडरिंग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जो टेंडर आजकल ऑनलाइन जारी किए जाते हैं। 47वीं बोर्ड बैठक में टेंडरिंग के जरिए दोबारा टेंडर करने का निर्णय लिया गया, लेकिन कथित तौर पर इसे लागू नहीं किया गया और बाद में 48वीं बोर्ड बैठक हुई, जिसमें 47वीं बोर्ड बैठक का निर्णय पलट दिया गया। एकदम गोल गोल घुमा करके जलेबी छान दी गई और इसी संबंध में तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक की भूमिका जांच के घेरे में आ रही है, इसलिए CBI ने उन पर छापा मारा है। अब इस पूरे मामले पर सतपाल मलिक का क्या कहना है? वो भी फायर ब्रांड ठहरे। उन्होंने बैक टू बैक ट्विटर पर 2 पोस्ट की, अपना पक्ष लिखा। उन्होंने कहा, पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूँ, अस्पताल में भर्ती हूँ, जिसके बावजूद मेरे मकान में
तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। मलिक ने अगली पोस्ट में लिखा, मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी उन व्यक्तियों की जांच ना करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई। मेरे पास 4-5 जोड़ी कुर्ते पजामे के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, ना डरूंगा ना झुकूंगा। तानाशाह यहाँ किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द सतपाल मलिक, आप सब बखूबी जानते हैं। अब सवाल उठता है, राज्यपाल ने ऐसा क्या कह दिया था जिसका जिक्र करके वो अब ये कह रहे हैं कि उन्हें बोलने की सज़ा मिल रही है। द वायर यूट्यूब चैनल के करण थापर को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें सतपाल मलिक ने एक हाइडल प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा था, इस भ्रष्टाचार में 3 लोग शामिल हैं, एक तो अंबानी, दूसरे राम माधव और तीसरे हसीब द्राबू। हसीब द्राबू महबूबा सरकार में वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा था कि हसीब द्राबू से मिलने के लिए, कि उनसे मिल लो। द्राबू ने मुझसे कहा, आपने हमारा हाइडल वाला प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया था, लेकिन हम करा लेंगे, और बाद में उन्होंने कहीं और से करा लिया। अब ये तमाम बातें इसी इंटरव्यू में सतपाल मलिक ने आगे कहा था कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए जब मलिक कह रहे हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया जो यहाँ दिल्ली के बीजेपी के टॉप लीडर हैं या फिर जो पार्टी के पदाधिकारी उनकी तरफ से नहीं आई। लेकिन जब मलिक ने सरकार पर आरोप लगाए थे तो गृह मंत्री अमित शाह ने उसी वक्त किसी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मलिक जो भी बोल रहे हैं वो राज्यपाल रहते हुए क्यों नहीं बोला था। शाह से पूछा गया कि उनकी सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई करने लगती हैं, तो शाह ने साफ किया कि ये सच नहीं है और मलिक के खिलाफ कुछ सबूत मिले होंगे तभी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया होगा। ये एक सुर्खी थी। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते और वो सुर्खी कहाँ से आई है? मणिपुर से। आप लल्लन टॉप शो देखते हैं तो इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि देश की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, वो हम तक पहुंच जाए। तो लल्लन टॉप की टीम यही कोशिश करती है। तो मणिपुर से आज एक अपडेट आई है। मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने के 2023 के अपने आदेश में संशोधन कर दिया है। यानी जिस आदेश के बाद बवाल, विवाद और तमाम चीज़ें हुई, उस आदेश पर अब हाईकोर्ट का कहना है इस फैसले से राज्य में जातीय अशांति बढ़ रही है। अब तक राज्य में भड़की जातीय हिंसा में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में काफ़ी विरोध हुआ था। इसके बाद अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि अदालत को अपने आदेश के पैराग्राफ 17(3) में संशोधन करना चाहिए। इसी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने ही फैसले में संशोधन किया। जस्टिस गोलमेई गैफुलशिलू की बेंच ने आदेश में उस पैराग्राफ को हटा दिया और कहा अब ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के मत के खिलाफ है। इस पूरे मामले का बैकग्राउंड भी आपको हम बता देते हैं। फरवरी 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के जज MV मुरलीधरन को हाईकोर्ट का कार्यकारी चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के कुछ ही महीनों बाद जस्टिस मुरलीधरन ने एक आदेश दिया जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर उचित सर्वे और कार्रवाई करने की बात कही गई। इसी आदेश के सामने आने के बाद मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच एक हिंसक रक्तपात शुरू हुआ जो महीनों तक चलता रहा और महिला को बिना कपड़ों के घुमाना, लोगों की हत्या कर देना, तमाम खबरें मणिपुर से इसके बाद आती रहीं। दोनों समुदाय एक दूसरे की लाशें गिराने लग गए। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अब मणिपुर की हाईकोर्ट ने अपने फैसले को बदला है। इस बारे में न्यूज़ रूम से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी सिद्धांत मोहन, जिनकी हिंसाग्रस्त मणिपुर से आपने पिछले साल कई ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी, हमने वहाँ पे फाइनल रिपोर्ट भी की थी। सिद्धांत को सुनिए। देखिए, अप्रैल में ये डिसीजन आया था हाई कोर्ट से। इसके पहले 2 घटनाएं और हो चुकी थी। फरवरी के महीने में मणिपुर के एन बीरेन सिंह की सरकार ने एक आदेश पास किया था जिसके बाद चुराचांदपुर, कांगपोकपी और तेंगनूपाल, इन 3 जिलों से बेदखली का अभियान चलाया गया था, जिसमें वहाँ पे रहने वाले, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कई लोगों को ये कह के निकाला जाने लगा था कि ये लोग पड़ोसी देश म्यांमार यानी बर्मा से आए घुसपैठिए हैं। ये हुआ फरवरी में। फिर मार्च में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सू से मणिपुर सरकार ने अपने हाथ खींच लिए। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन मणिपुर सरकार, केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय और जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं
मणिपुर में, उनके बीच में एक ट्राईपार्टाइट यानी त्रिशंकु संधि है। इस त्रिशंकु संधि में मणिपुर सरकार ने बोला हम इस संधि का हिस्सा नहीं हैं। तो यानी ये समझ में आया कि वो एक समुदाय के खिलाफ हैं, क्योंकि इन मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में अधिक संख्या कुकी बाहुल्य मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की थी। तो पहले आपने जंगलों में से लोगों से निकाला, उन इलाकों में से जहाँ कुकी लोग ज़्यादा रहते थे। फिर यहाँ पे मार्च में आपने सू से अपने हाथ खींच लिए। फिर अप्रैल में ये ऑर्डर आ गया। ऑर्डर उन याचिकाओं पे आया जिन लोगों ने दायर किया गया था। कहा गया था कि वो बीरेन सिंह के बड़े फ्रेंडली हैं। तो इस पूरे ऑर्डर को बीरेन सिंह की सरकार से जुड़े हुए कुछ लोगों ने, कहा जाता है, खबरें बताती हैं कि उन लोगों ने इसको इस तरह से बुनाया कि जैसे उनकी जीत है। इसके बाद असुम ने एक ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक ऐसा उनका असुम ने एक रैली की मई के पहले 2 या 3 तारीख को। तो उस दिन उस रैली के बाद निर्णायक रूप से मणिपुर में हिंसा हुई। अब ये जो ऑर्डर है जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसकी एक कहानी ये भी है कि इसको वहाँ के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने पास किया था। न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह ने बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ऑर्डर को रिव्यू करने की बात कही थी। कहा था कि प्रॉब्लमेटिक ऑर्डर है ये, मैतेई समुदाय को क्यों चाहिए। जब मैं ग्राउंड पे था तो मेरी एक मैतेई स्कॉलर लोकेंद्र आरंबम से मेरी बात हुई थी। अगर आप एफआर में देखना चाहें तो वो विजुअल बाइट आप देख भी सकते हैं। तो लोकेंद्र आरंबम इम्फाल में रहते हैं, वो मैतेई स्कॉलर है। उन्होंने कहा भी था कि अगर मैतेई समुदाय को अपने अधिकार चाहिए तो उन्हें आरक्षण की जद से बाहर निकलना होगा। वो आरक्षण में क्यों जाना चाह रहे हैं? आरक्षण इज नॉट अ गुड थिंग, ही सेड। और इससे बाहर आने के लिए मैतेई समुदाय को कोशिश करनी होगी। और जब मैंने उन लोगों से बात की जिन्होंने इस पिटीशन को फाइल किया था, तो उन्होंने कहा था कि वी डोंट वांट एनी रिजर्वेशन बट वी वांट इट फॉर लैंड ओनली। हमें ज़मीन चाहिए, हम सिकुड़ रहे हैं, हमें रहने की जगह नहीं बच रही है। तो ये ऑर्डर इन सारी समस्याओं को अपने अपने तरीके से एड्रेस कर रहा था एक मौके पे। बाद में अब जो पलटा गया है, उसके बाद ग्राउंड की एक्टिविटी जिस तरह से चेंज होगी या चेंज हो रही है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा है, जिसके बारे में आगे आने वाले दिनों में आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो ये थी आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, सुर्खियां। हमारे इंटरनेशनल खबरों के बुलेटिन दुनियादारी में आज आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान की सत्ता के क्या समीकरण बन रहे हैं। वहाँ आसफ अली जरदारी का राष्ट्रपति बनना तो तय है, मगर कैसे, जानिए आज के दुनियादारी में। ललन टॉप शो में आज बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।